गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हमारा मेंस का जो टॉपिक है वो एसईओ है और वर्तमान में यह क्यों प्रासंगिक है, इसका क्या महत्व है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और यूरेशियन रीजन में यह कितना महत्व रखता है। 2023 में जो इसका बैठक होगा उसमें भारत की तैयारी क्या है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, सारे सवाल यहीं से होंगे। एसईओ से यह ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखकर हम लोग स्टडी करेंगे। एसईओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो S5 के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? S5 के रूप में जाना जाता था। कब? 1996 में। 1996 में S5 के रूप में जाना जाता था। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल थे। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 देश जो है S5 के रूप में जाना जाता था। याद रखना है, 5 देश S5 के रूप में 1996 में ऑलरेडी इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि चीन और रसा मिलकर मध्य एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर उत्पात से अपने को सुरक्षित रखे, आतंकवाद से अपने को सुरक्षित रखे। इसका उद्देश्य S5 के रूप में यह था। लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ गया, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या 6 हो गई। इसलिए पूछेगा आपको कि एसईओ का गठन कब हुआ, तो 2001। एसईओ का गठन कब हुआ जी? 2001 में, याद रखना है। और इसका हेड क्वार्टर संघाई है। एसईओ का हेड क्वार्टर संघाई है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसका पहला बैठक चीन में ही हुआ था, याद रखेंगे। एसईओ का पहला बैठक चीन में हुआ 2001 में और इसका दूसरा बैठक जो होता है वो रूस में होता है। और इसी बैठक में पहली बार एसईओ से संबंधित चार्टर का निर्माण किया गया। चार्टर वह प्रपत्र है जिसमें यह चर्चाएं होती है कि ये जो संगठन है उसका सिद्धांत क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा और इसकी संरचना क्या होगी। अर्थात कि सिद्धांत पर यह काम करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एम क्या होगा, यह क्या चाहता है। तो एसईओ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक क्षेत्रों में एक दूसरे से मदद करते हुए अपने को यह मजबूत बनाना चाह रहा है। इसका मतलब इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है और इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, याद रखना है। तो यह ध्यान में रखना है कि यह 3 तरह से यह काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही यूरेशियन क्षेत्र को, मतलब ऑलरेडी जो हमारा रशियन है और एशिया का जो क्षेत्र है, इसके महत्वपूर्ण देशों को इस संगठन में रखा गया है और यह काफी महत्वपूर्ण है। यह काफी महत्वपूर्ण संगठन इसलिए है कि यहां 4 परमाणु संपन्न देश है, सच एज रसा, पाकिस्तान, चीन, भारत
पाकिस्तान। तो यह सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखना है। अब सवाल है कि आप जान गए कि इसका सिद्धांत का संबंध जो चार्टर था उसका निर्माण कब हुआ था, तो किस बैठक में हुआ था? दूसरी बैठक में 2002 में, याद रखना है। पहला बैठक चीन और इसका चार्टर का निर्माण जो हुआ दूसरा बैठक में हुआ। जहां तक पांचवें बैठक का सवाल है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी बैठक में ऑलरेडी हमने देखा है कि भारत ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। भारत ऑब्जर्वर के रूप में शामिल कब हुआ? तो 2005 में। किसके साथ? तो ईरान और पाकिस्तान के साथ। तो भारत पर्यवेक्षक एससीओ में कब बना? 2005 में, यह ध्यान में रखना है। 2015 में क्या हुआ? रूस में ऊफा बैठक हुआ था। कहां पर? रूस में ऊफा एक जगह है। ऊफा को याद रखेंगे, ऊफा याद रहेगा। तो याद रखना है, ऊफा बैठक 2015 में हुआ था और इसमें यह निर्णय लिया गया कि एससीओ में भारत को शामिल करना चाहिए। यह विचार कौन रखा? तो रसा रखा। वहीं पर चाइना बोला कि नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए। तो चाइना का पैरवी कौन किया? ये पाकिस्तान का पैरवी कौन किया? चीन। और भारत का पैरवी कौन किया? रूस। रसा, याद रखना है। तो इस प्रकार से 2015 के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोनों को शामिल किया जाएगा। फलस्वरूप 2017 में भारत पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या 8 हो जाती है। S5 के रूप में 5 कंट्री था, जिसमें पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा तजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान और 5वां कजाकिस्तान। तो ये 5 देश था। छठा के रूप में उज्बेकिस्तान जुड़ा और 7वां में भारत जुड़ गया और 8वां में पाकिस्तान जुड़ गया। इस प्रकार हमारे देशों की संख्या 8 हो गई है, याद रखना है। अब 8 ही नहीं हो गई है, याद रखना है। ऑलरेडी ईरान जो है हमारा एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसका मतलब अगले साल ईरान भी इसका सदस्य बन जाएगा। 2023 में हम लोग हैं, इसी साल बन जाएगा, याद रखना है। क्योंकि 2023 में सितंबर में इसका बैठक जो है भारत में होने वाला है। ईरान ही नहीं बल्कि इसके बाद जो है बेलारूस को शामिल करने की चर्चाएं चल रही है। बेलारूस को शामिल करने की चर्चा चल रही है, याद रखना है। इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या 10 होने की संभावना है, लेकिन 2023 में 9 हो जाएगा। क्योंकि हस्ताक्षर जो अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करते हैं उसके एक सर्वाधिक मेंबर बनता है, यह ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें सदस्यों की संख्या कितना? 9 ईरान को शामिल होने के बाद, और बेलारूस शामिल हो जाएगा तो इसके सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यह ध्यान में रखेंगे, लेकिन अब ये विचाराधीन है, याद रखना है। सवाल है ऑब्जर्वर के रूप में बात करने की है। पूछेगा वर्तमान में इस संगठन का ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर तटस्थ देश होता है जो देखता है कि इसकी गतिविधि क्या है, ये कहता क्या है और ये करता क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या इसमें शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑब्जर्वर के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान है। जैसा ही ईरान शामिल हो जाएगा ऑब्जर्वर से बाहर हो जाएगा। जैसा ही बेलारूस शामिल हो जाएगा एससीओ में, ऑब्जर्वर से बाहर हो जाएगा। तो किसी देश को सदस्य शामिल करने के पहले उसको ऑब्जर्वर के रूप में रखा जाता है कि देखो और सीखो, वॉच एंड वेट देन यू ज्वाइन, याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी पूछेगा पर्यवेक्षक के रूप में कौन, तो ये सारा देश है, याद रखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेगा कि ऑफिशियल आधिकारिक भाषा क्या है एससीओ का। तो एससीओ का जो आधिकारिक भाषा है वो रूसी और चीनी है, और इसमें हिंदी को शामिल किया जा सकता है। और इस मुद्दे को
हमारे भारतीय प्रतिनिधि की तरफ से उठाना चाहिए। हमें लगता है 2023 में यह मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि यह सांस्कृतिक महत्व होता है भाषा का, याद रखेंगे। अब सवाल है कि संगठन का क्या महत्व है, इस संगठन का महत्व क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से मदद करके हम मजबूत आगे बढ़ेंगे, मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और बहुपक्षवाद को हम बढ़ावा देंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने लोगों को हितों का निर्माण करेंगे, उसकी आपूर्ति करेंगे। इसका महत्व यूरेशिया क्षेत्र के लिए महत्व यह है कि स्पष्ट करता है यूरेशिया में ऑलरेडी यह संगठन लीड करता है, यह नेतृत्व करता है, इसलिए ऑलरेडी इसका महत्व है। यह यूरेशिया का 80% क्षेत्रों को कवर करता है। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 43% ऑलरेडी यह संकेत करता है। इसका मतलब हमारा डेमोग्राफी के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण संगठन है और इस संगठन के माध्यम से बहुत लोगों को हम हित साध सकते हैं, बहुत लोगों को हम कल्याण कर सकते हैं। जहां तक जीडीपी की बात है तो वर्ल्ड का जीडीपी का 30% यह संगठन डिनोट करता है। इसका मतलब यहां आर्थिक महत्व भी है, डेमोग्राफी की इंपॉर्टेंस भी है और रीजनल इंपॉर्टेंस भी है। और इस संगठन के माध्यम से हम लोगों का हित तलाश सकते हैं, शांति कायम कर सकते हैं, अस्थिरता कायम कर सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हम जो हमारा एक्शन निर्धारित है उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश है, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। और ये चारों को अस्थिर रहना, शांत रहना बहुत जरूरी है। यदि इन लोगों में वैमनस्यता बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है, तो पूरे वर्ल्ड अशांत हो जाएगा। इसलिए यदि ये 4 देश मिलकर आपसी शांति को कायम रखता है तो हमें लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलेगा और पूरे विश्व को एक दिशा मिलेगी। यह ध्यान में रखना है। हम जानते हैं यह क्षेत्र जो है दैट इज द एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। अब सवाल है कि आतंकवाद का केंद्र है और यह आतंकवाद को रोकने के लिए ही यह संगठन बनाया गया था S5 के रूप में, कि जो मध्य एशिया से जो उत्पाद खड़ा होता है इसको कैसे सुरक्षा दिया जाए, यह चाइना का दिमाग था। रसिया भी सोचा था ये लोग तो हमारे लोग ही है जो हमसे होकर अलग हुआ है, क्यों नहीं लोगों का हम इस संगठन में रहकर ही तलाश सकते हैं और अलग होने के बावजूद भी लोगों को मिलाकर हमें चलना होगा। इस प्रकार से आतंकवाद को रोकने में यह संगठन काफी सहायक हो सकता है। पाकिस्तान हमें आतंकवाद को लेकर काफी डिस्टर्ब करता है, इस संगठन के माध्यम से हम बातचीत करके इस पर हम काफी लगाम लगा सकते हैं। अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों पर हम मध्य एशिया के माध्यम से नियंत्रण बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उपाय किया जा सकता है, इसलिए यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि यह संगठन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह तो अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है, लेकिन भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है। भारत के लिए है कि आप जानते हो कि भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। यहां जबरदस्त विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होने वाला है। अब उसके लिए एक बाजार चाहिए, तो मध्य एशिया बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है भारत के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमको मार्केट चाहिए, और इसके लिए आसानी से हम चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया को हम कैच कर सकते हैं और उसके बाजार को हम अपने हितों में उपयोग कर सकते हैं। हम अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा सकते हैं।
हम ट्रेड सरप्लस कर सकते हैं, हम व्यापार घाटा को कम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्थिक हित भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक सहयोग भी जुड़ा हुआ है, याद रखना है। आप जानते हो मध्य एशिया ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो एनर्जी सप्लाई के रूप में हमारे एक स्रोत उपलब्ध है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ऊर्जा की आपूर्ति आसानी से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा रसा गैस के क्षेत्र में और कच्चा तेल के क्षेत्र में काफी आगे है, तो इस संगठन से मिलकर अपने ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। इस संगठन का सामरिक महत्व स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस है। क्यों? भारत चीन के मुद्दे पर भारत एक उभरता हुआ नया देश है, खास करके आर्थिक क्षेत्र में। डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हमने तो 1947 में आजादी प्राप्त कर लिया, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, और इसके लिए हमें रिचनेस बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमको शांति चाहिए। डेवलपमेंट करना है तो हमको पीस चाहिए। यदि आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप विकास नहीं कर सकते हो, बल्कि वो उस पर ध्यान देना होगा। तो याद रखना है कि इसको हमारे विकास में बाधक कौन दो देश है? तो पाकिस्तान और चीन। इन दोनों देशों के साथ हमारा समय समय पर संघर्ष चलता रहता है, लेकिन डायलॉग के माध्यम से, एससीओ डायलॉग के माध्यम से यदि इस क्षेत्र में शांति स्थापित होती है तो लाभ किसको होगा? अरे बोलो यार, भारत को लाभ होगा। इसलिए इस क्षेत्र का काफी महत्व है, याद रखना है। और विभिन्न प्रकार के जो हमारा विवाद होता है, उस विवाद को संवाद में परिवर्तन करने में यह संगठन काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। संवाद होगी तभी समाधान होगा। यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है, और इस बात को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर 2022 में जो बैठक हुई थी समरकंद में, उज्बेकिस्तान में, इसमें जोर शोर से रखा था और रशिया को यह संकेत दिया था कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। युद्ध छोड़ो और बुद्धि से, तर्क से निर्णय लो। कूटनीतिक प्रयास से हम बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑलरेडी यह भारत के लिए काफी संगठन महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि संगठन का जो 22वां बैठक हुआ वो कब हुआ जी? तो 22वां बैठक जो हुआ है 2022 में हुआ है, याद रहेगा? याद करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। और यह बैठक समरकंद हुआ। समरकंद कहां है? उज्बेकिस्तान में। और यहीं पर एक समरकंद डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस बैठक में स्पष्ट यह निर्णय लिया गया कि हम सभी देश मिलकर आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमी सेक्टर में एक दूसरे को मदद करेंगे और मिलकर काम करेंगे ताकि यहां के लोगों को सर्वाधिक हित हो। हम रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में हम एक दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं? इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है। यह अनुभव कैसे शेयर कर सकता है सदस्य देशों को, मध्य एशियाई कंट्री को? यह भारत के लिए काफी महत्व रखता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कम किया जाए, विश्व को कैसे रहने योग्य बनाया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, प्राकृतिक आपदा को कैसे कम किया जाए, इस पर साथ मिलकर काम कर सकता है और काम करने के लिए घोषणा किया है। क्योंकि पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान क्यों परेशान है? क्योंकि अभी हाल ही में बाढ़ आई है और यहां 1400-1500 लोग मारा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि मैं तो मात्र 1% ही कार्बन उत्सर्जन करता हूं, फिर भी प्राकृतिक आपदा का शिकार सर्वाधिक हूं, और ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो। तो इन सारा देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास कर सकता है कि नहीं?
कार्बन उत्सर्जन से संबंधित जो तकनीकी है एक दूसरे को शेयर कर सकता है कि नहीं, याद रखना है। इस प्रकार इस पर चर्चा हुई है। चर्चा यूक्रेन और रसिया संघर्ष पर हुआ कि हमें हर हाल में संघर्ष को कम करना है, संवाद को बढ़ाना है। इसी संघर्ष को लेकर रसिया और इंडिया का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बैठक हुआ, द्विपक्षीय वार्ता में मिस्टर मोदी ने उठाया, क्या उठाया कि यह समय युद्ध का नहीं बुद्ध का है, और स्पष्ट बोला कि यह कूटनीतिक समाधान इसका तलाश करनी चाहिए। रसिया को धन्यवाद भी दिया क्योंकि हमारा बहुत सारे विद्यार्थी फंसे थे। रसिया के साथ यूक्रेन को भी धन्यवाद दिया कि वहां से निकालने में हमने वो देश काफी मदद किया। इस प्रकार से इस संघर्ष पर भी चर्चा हुआ, आतंकवाद पर चर्चा हुआ, और इसके लिए एससीओ के संगठन का एक ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, याद रखना है। तो रैट्स का संबंध किससे? एससीओ से, और यह क्या करता है? आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ यह काम करता है, याद रखना है। उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सवाल है कि 22वां बैठक कहां हुआ? तो समरकंद में, और इसका अध्यक्षता किसने किया? तो उज्बेकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो ऑलरेडी कौन? तो शवकत मिर्जियोव ने अध्यक्षता किया 22वां का, जबकि 23वां बैठक 2023 में होगा, और इसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा सितंबर 2023 में, और यह बैठक भारत में होगी, याद रखना है। और यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जो संशय है उस संशय का समाधान के लिए भारत के पास महत्वपूर्ण अवसर है, और इस अवसर का लाभ उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज दे सकता है कि भारत का अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर पैनी नजर है, और सिर्फ नजर ही नहीं बल्कि समाधान भी रखता है, और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने का बहुत बड़ा अवसर है। इसमें चीन का क्या कहना है? 2022 में जो बैठक हुआ समरकंद में, उसमें चीन का कहना है कि हम एक सिक्योरिटी ट्रेनिंग बेस बनाने जा रहा हूं जहां पर 2000 सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जो इस क्षेत्र में जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है उसके खिलाफ ये लड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो आतंक फैला रहा है, यदि इसका समाधान और ट्रेनिंग की बात कर रहा है तो ये अच्छी बात है, याद रखना है। और क्या बोला? और बोला कि इस क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की खाद्य असुरक्षा की भावना आती है तो वहां पर खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हम 21 करोड़ डॉलर का आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। ये कौन बोला? ये चाइना बोला है। कौन बोला जी? चाइना बोला, याद रखना है। पाकिस्तान क्या बोला? हद बोला। पाकिस्तान क्या कहता है कि अफगानिस्तान में शांति की जरूरत है। दुर्भाग्य है, ये बिल्ली चूहा की रखवाली करना चाहती है, बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, यदि इस तरह का विचार आता तो अच्छी बात है। और ये कहता है, ये बड़ा अफसोस व्यक्त किया है कि मैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1% ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता हूं, फिर भी प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक है। इसका मतलब गलत लोग किसी को छोड़ता नहीं है, बल्कि गलती आपकी छोटी ही क्यों नहीं हो, याद रखना है। इस प्रकार से कम इस बात को समझे और प्रकृति प्रकोप का इशारा समझे। वो है ना, वो कार्बन उत्सर्जन को लेकर भी लागू होता है, अपना आतंकवाद गतिविधियों को लेकर भी लागू होता है। नेक्स्ट ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? इसने कहा कि यदि हमें संबंध सुधारना है तो सरहद हमें सुधारनी होगी, सरहद विवाद हमें सुधारना होगा। ये जो विवाद आपने बना रखा है जबरदस्ती, इसको ठीक करना होगा।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। की अपेक्षा रखिए, यह संभव नहीं है। ये खुलकर इसने बातों को रखा है। दूसरा बोला है एक खाद्य महोत्सव का आयोजन होना चाहिए, मतलब फूड सिक्योरिटी को लेकर जो संशय बना हुआ है इस क्षेत्र में, आने वाले समय में कोविड के बाद इस तरह का संकट ज्यादा ना बढ़े, उसको समय के साथ हम उसको समाधान कर सकते हैं। भारत को स्पष्ट बोला है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहां 70,000 न्यू स्टार्टअप खुल चुका है और जिस गति से यह खुल रहा है यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेरणा भरी बातें हैं और यह मध्य एशिया के लिए बहुत बड़ा यह अवसर हो सकता है, क्योंकि भारत एक उत्पादक देश बनने जा रहा है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जन केंद्रित विकास होनी चाहिए, याद रखना है, और पीपल सिक्योरिटी को हमको हर हाल में ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक सुधार पर हमें बल देना होगा, जिससे आर्थिक असमानता कम हो और लोगों का हित हो, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। साथ ही समरकंद में यह घोषणा किया गया कि वाराणसी, भारत का वाराणसी शहर पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे घोषित किया गया है। याद रखना है, इसका मतलब यहां पर लोगों का इन देशों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा यहां पर पर्यटक की संख्या बढ़ेगी और इस क्षेत्र के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी का कहना है कि यह युद्ध का समय नहीं बल्कि बुद्ध का समय है, तो यह हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम शांति चाहते हैं, विकास चाहिए तो शांति चाहिए। 2023 में 23 को एससीओ ने पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और यह ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह भी पूछ सकता है कि 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो यह ग्लेशियर ईयर के रूप में घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि हर हाल में जो हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है इसको हर हाल में रोकना होगा। यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि हर हाल में ग्लेशियर को हमको संरक्षण प्रदान करना होगा। इसके इस संगठन के सामने चुनौती यह है कि इन संगठन में देशों के बीच में एकता का अभाव है। भारत का विवाद पाकिस्तान के साथ है, भारत का विवाद चाइना के साथ है ऑलरेडी, तो यह संशय की स्थिति बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत डबल क्वाड में शामिल है। एक तो जो पहला क्वाड है जो हम जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर बनाते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में हम मैरीटाइम इंटरेस्ट को हम साधते हैं, वही हमारा जो पश्चिम एशिया में है यूएई, इजराइल और अमेरिका के साथ हम जो न्यू क्वाड का निर्माण कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ये एससीओ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए भारत दुविधा में है कि मैं अमेरिका वाले क्वाड के साथ रहूं कि रसा, चीन और एससीओ के साथ रहूं। लेकिन भारत का जो कूटनीतिक स्वायत्ता है यह स्पष्ट संकेत दे चुका है कि हम अपने विवेक पर हम किसी भी क्षेत्रीय संगठन के साथ रह सकते हैं और सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय ले सकते हैं। इसलिए यह चिंता की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और जहां तक चुनौती की बात है, चुनौती की यह बात है कि एससीओ में चीन शामिल होकर भी हमारी सीमा पर इसका बुरी नजर है, तो यह ठीक बात नहीं है। दूसरा हमारे लिए चुनौती है कि रूस चीन के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता है, तो भारत के लिए यह चिंता की बात हो जाती है। तीसरा यह है कि भारत चाहकर भी रसा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि विश्वसनीय मित्र है और 70% हथियार का आयात करता है, तो यह भारत के लिए अच्छी बात है। और भारत की किसी को छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अच्छे विचारों को पकड़कर आगे
आगे बढ़ने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए हम बेहतरीन प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है 2023 हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि हमने G20 का भी बैठक भारत में ही होगा और एशियो का बैठक भी भारत में ही होगा, याद रखना है। साथ ही हमने ऑलरेडी यूएनएसी में जो दिसंबर में जो अध्यक्षता किया है 2022 में, ये भी भारत के लिए है ना बहुत बड़ा अवसर रहा है और इन अवसरों का हम भरपूर लाभ उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ बनाएंगे। वन प्लैनेट वन फैमिली। ओके, दैट्स ऑल। जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।